हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें टॉपिक चल रहा था भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु या भारतीय जलवायु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भारत की जलवायु, ठीक है। इसमें पिछली क्लास में भारतीय मानसून से संबंधित या भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने संस्थापित सिद्धांत, क्लासिकल हाइपोथेसिस तथा गतिक संकल्पना या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ठीक है, जिसके बारे में हम कल परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके थे। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ठीक है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। देखिए मित्रों, सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, पिछली क्लास में भी बताया था कल। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे येन, ठीक है, MT येन, ठीक है, MT येन के द्वारा इस सिद्धांत का, जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और येन महोदय का मानना था कि मानसून की उत्पत्ति एवं संचलन कई वायुमंडलीय दशाओं से प्रभावित होता है, ठीक है, जिसमें उच्च स्तरीय वायु संचरण जो कि सौरमंडल की ऊपरी परत में लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सौरमंडल में की ऊपरी परत में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में भूमध्य सागर से, ठीक है, ऊंचाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में भूमध्य सागर से बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज या अत्यंत तीव्र वेग से जो पवनें चलती है, ठीक है, बहुत तेज वेग से, ठीक है, जो पवनें चलती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, जेट स्ट्रीम कहलाती है, ठीक है। यह जब शीतकाल में जेट प्रवाह भूमध्य सागर से होता हुआ हिमालय से टकराता है तो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। शीतकाल में यह जेट प्रवाह है जब हिमालय से टकराता है तो हिमालय से टकराने के पश्चात हिमालय से टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, 2 शाखाओं में बंट जाता है, ठीक है, 2 शाखाओं में बंट जाता है। हिमालय से टकराने के पश्चात 2 शाखाओं में बंट जाता है, ठीक है, 2 शाखाओं में बंट जाता है, 2 उपशाखाओं में विभक्त हो जाता है। इसकी एक उपशाखा टकराने के पश्चात उत्तर की ओर सीधे कुनलुन शान घाटी, जो कुनलुन शान तलहटी से होते हुए क्या है, प्रशांत महासागर की ओर निकल जाती है। जबकि जो दूसरी शाखा होती है, दूसरी शाखा टकराने के बाद क्या हो जाती है, महान मैदान में अवतलित हो जाती है और अवतलन के कारण इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का केंद्र क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। दूसरी शाखा महान मैदान में अवतलित हो जाती है, जिसके कारण से क्या हो जाती है, उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, ठीक है।
देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर भारत की बात करेंगे। कि शीतकाल में जो जेठ पवनें आती है, ठीक है, जेठ प्रवाह है, क्या हो जाता है, दो शाखाओं में, हिमालय से टकराने के पश्चात दो शाखाओं में बंट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पामेर की उच्च भूमि और हिमालय, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है, तिब्बत का जो क्षेत्र है, ठीक है, पामीर पठार या तिब्बती क्षेत्र, यहाँ पर क्या हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर जोन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भूमध्य सागर से जेट प्रवाह आता है, जेट प्रवाह की एक धारा तो इसके ऊपर होते हुए, ठीक है, प्रशांत महासागर में चले जाती है। ठीक है, दूसरी शाखा इसकी जो दूसरी धारा है, ठीक है, दूसरी शाखा इसकी वो क्या होती है, टकराने के पश्चात, हिमालय से टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, एक महान मैदान में अवतलित हो जाती है और अवतलन के कारण क्या हो जाती है, इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। ठीक है, दूसरी शाखा यहाँ पर इस प्रकार से महान मैदान में अवतलित हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। ठीक है, ठीक है, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कौन सा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी शाखा अवतलन के कारण से क्या हो जाती है, उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होने के पश्चात मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है कि जेट स्ट्रीम की यही जो दक्षिणी शाखा है शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है। ठीक है, यह जो दक्षिणी शाखा है यह क्या करती है, शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है। ठीक है, और भारत में उत्तर पश्चिम से होकर या उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवाती विक्षोभों का प्रवेश भी क्या करती है, यही जेट स्ट्रीम धारा करवाती है। ठीक है, जो कि उत्तर पश्चिमी चक्रवात आते हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिमी चक्रवात आते हैं या उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवाती विक्षोभ हैं, वो क्या हैं, इसी जेट स्ट्रीम धारा के कारण विकसित होते हैं। ठीक है, जो कि जेट स्ट्रीम धारा की ही देन मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में है ग्रीष्मकालीन में या ग्रीष्मकालीन स्थिति में क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इसकी दूसरी शाखा या तो क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, या फिर पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरी शाखा या तो विलुप्त हो जाती है या फिर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात लेकिन कभी कभी इस शाखा का विस्थापन नहीं हो पाता है, तो यह क्या करती है, अपने निवास स्थान पर बनी रहती है, जिसके कारण से पश्चिमी मैदानी भाग में क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, जो कि मानसूनी हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, और इस कारण भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कहीं ओलावृष्टि
के कारण क्या हो जाती है, बाढ़ जैसे हालात या जलप्लावन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तरी पश्चिमी क्या है, जेट स्ट्रीम पवनों के कारण से भारत में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती है। जेट धाराओं की ही देन है, जो पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं जेट धाराओं के कारण ही इसका परिणाम है। अगला सिद्धांत है मित्रों, पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत। पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत। देखिए मित्रों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, भारतीय मानसून विशेषज्ञ, ठीक है, भारतीय मानसून विशेषज्ञ पी कोटेश्वरम के द्वारा। ठीक है, पी कोटेश्वरम के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत का। ठीक है, इन्होंने अपने मत को इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया था, इनका निबंध था उस अपने मत को क्या किया था, द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ द ट्रॉपिक्स, ठीक है, द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ द ट्रॉपिक्स नामक निबंध में प्रकाशित किया था। ठीक है, इस मत को या इस सिद्धांत को इनके द्वारा क्या किया था, पी कोटेश्वरम महोदय के द्वारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ द ट्रॉपिक्स नामक निबंध में प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में उन्होंने बताया था कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत का पठार क्या हो जाता है, हीटर की तरह तेज गर्म हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर हवाएं गर्म होकर के संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर उठती है एवं पुनः सौभ मंडल के ऊपरी भाग में क्या हो जाती है, ठंडी होकर के बंगाल की खाड़ी में अवतलित हो जाती है। ठीक है, ये हवाएं जब अवतलित हवाएं उच्च वायुदाब का युक्त होती है, ठीक है, ये जब अवतलित हवाएं उच्च वायुदाब युक्त होती है तो क्या करती है, मानसूनी हवाओं के महाद्वीपीय क्षेत्र की ओर विक्षेपण के प्रेरक तत्वों की भूमिका निभाती है। ठीक है, विक्षेपण के प्रेरक तत्वों की भूमिका निभाती है। इसी आधार पर फ्लोन नामक विद्वान ने तिब्बत के पठार को मानसून का इंजन भी कहा है। ठीक है, फ्लोन ने तिब्बत पठार को क्या कहा है, मानसून का इंजन। ठीक है, मानसून का इंजन किसके द्वारा कहा गया था, फ्लोन नामक विद्वान के द्वारा तिब्बत पठार को मानसून का इंजन की संज्ञा दी गई। तथा पुनः एक दूसरे भारतीय वैज्ञानिक जो कि श्री रामनाथन थे, दूसरे भारतीय वैज्ञानिक श्री रामनाथन। ठीक है, दूसरे भारतीय वैज्ञानिक श्री रामनाथन ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में जब दक्षिणी चीन सागर का थाईलैंड की खाड़ी वाला जो भाग है वह क्या करता है, अपेक्षाकृत तीव्र गति से गर्म हो जाता है और वहाँ भी हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है और सौभ मंडल में ठंडी होने के पश्चात क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर अवतलित होती है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया था, भारतीय वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक श्री रामनाथन के द्वारा यह पुष्टि की गई। ठीक है, इसी के साथ यह हवा तिब्बती हवा के साथ मिलकर के क्या करती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, तथा आगे यह महाद्वीपीय भाग पर
वर्षा करने के पश्चात शुष्क होकर के क्या हो जाती है, अरब सागर में पहुंच जाती है। ठीक है, और पुनः ठंडी होकर के फिर नीचे अवतलित होती है और भारतीय मानसूनी हवाओं को क्या करती है, वापस तेज करती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को मोनेक्स ने भी मान्यता दी है। ठीक है, इस सिद्धांत को मोनेक्स, ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत को मोनेक्स ने भी मान्यता दे दी है। ठीक है, अब ये मोनेक्स क्या है, मोनेक्स एक प्रकार का क्या है, विश्व के मौसम वैज्ञानिक संगठन है। ठीक है, मोनेक्स एक प्रकार का विश्व के मौसम वैज्ञानिकों का एक संगठन है, जिसका गठन 1973 में, इसका गठन कब किया गया, 1973 ईस्वी में। ठीक है, रूस तथा भारत के वैज्ञानिकों ने 1973 ईस्वी में रूस एवं भारत के वैज्ञानिकों ने मोनेक्स का गठन किया था, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की प्रकृति का अध्ययन। ठीक है, मोनेक्स अभियान का गठन 1973 में रूस और भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। मोनेक्स एक विश्व के मौसम वैज्ञानिकों का एक संगठन है, जिसके द्वारा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है मित्रों अल नीनो सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है अल नीनो सिद्धांत। देखिए मित्रों, अल नीनो सिद्धांत। ठीक है, अल नीनो सिद्धांत। देखिए अल नीनो सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत एक वायुमंडलीय व जलवायविक परिघटना है। ठीक है, यह क्या है, एक वायुमंडलीय एवं जलवायविक परिघटना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था, गिलबर्ट वाकर के द्वारा। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक गिलबर्ट वाकर। ठीक है, अल नीनो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, गिलबर्ट वाकर ने किया। यह एक वायुमंडलीय एवं जलवायविक परिघटना है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि समुद्री सतह के ऊपर उपस्थित तापमान का प्रभाव क्षेत्र विशेष के वायुदाब पर तथा पवनों पर क्या होता है, पड़ता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच स्थित हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, अल नीनो सिद्धांत किस पर आधारित है, मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, वाकर महोदय का मानना था कि जब हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र उपस्थित होता है तो प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र स्थित होता है, और जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब का केंद्र होता है तो हिंद महासागर में निम्न दाब का केंद्र होता है, जिसे जिगसा प्रतिरूप कहा गया, जिसे जिगसा प्रतिरूप। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, जिगसा प्रतिरूप। ठीक है, जिगसा प्रतिरूप कहा गया है।
एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। वाकर महोदय का मानना था कि जब हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है तब प्रशांत महासागर में क्या होता है, निम्न वायुदाब स्थित होता है, और जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब का केंद्र होता है तो हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसे क्या कहा गया, जिगसा प्रतिरूप कहा गया है। ठीक है, तो मानसून के अनुकूलन के लिए हिंद महासागर में निम्न तथा प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब का होना एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, मानसून के अनुकूलन के लिए हिंद महासागर में निम्न तथा प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब का होना एक आवश्यक शर्त है। इस तरह प्रतिरूप के कारण, ठीक है, इस तरह के प्रतिरूप के कारण उच्च वायुदाब की पवनें हिंद महासागर की ओर तेज गति से क्या होती है, अग्रसर होती है, तेज गति से गति करने लगती है, तीव्रतम रूप से गति करने लगती है, अग्रसरित होती है। और यही गति वाकर ने क्या कहा है, इसी गति को दक्षिणी दोलन कहा है। ठीक है, वाकर महोदय ने इसी गति को दक्षिणी दोलन कहा है। ठीक है, यह इस प्रक्रिया के तहत इंडोनेशिया द्वीप समूह के निकट हवाएं जब ऊपर उठने का प्रयास करती है तो 2 चक्रों का विकास होता है। ठीक है, प्रथम चक्र के अंतर्गत ऊपर उठती हुई हवाएं सौरमंडल में ठंडी होकर के पूर्वोत्तर भारत में होती हुई हिमालय की तलहटी के सहारे पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के मैदानी भागों में अवतलित होती है। ठीक है, जबकि दूसरी शाखा या दूसरा चक्र है, दूसरे चक्र के अंतर्गत हवाएं क्या होती है, ऊपर उठ कर के दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवतलित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वाकर महोदय के अनुसार यह द्वितीय चक्र प्रभावशाली होता है, जिसके कारण से मानसून क्या होगा, सामान्य होगा, और इसी के विपरीत प्रथम चक्र प्रभावी होता है, जिससे मानसून कमज़ोर होगा। ठीक है, यह परिस्थिति मुख्यतः अल नीनो धारा के उत्पन्न होने के कारण ही होती है। ठीक है, यह परिस्थिति किसके कारण, अल नीनो जलधारा के उत्पन्न होने के कारण होती है। ठीक है, अब ये अल नीनो क्या है। ठीक है, अल नीनो मानसून को प्रभावित करने वाले ज्ञात मुख्य 16 कारकों में से एक सर्वप्रमुख है। ठीक है, अल नीनो मानसून को प्रभावित करने वाले 16 मुख्य ज्ञात कारकों में से एक प्रमुख कारक है। ठीक है, अल नीनो एक सामयिक गर्म जलधारा है जो लगभग 4-5 वर्षों के अंतराल पर क्या होती है, पेरू के तट पर। ठीक है, पेरू के तट पर लगभग 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होती है। ठीक है, सामान्य रूप से यह पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। यह अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, अल नीनो जो कि क्या है, स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। इसका अर्थ है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि के कारण इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। कहाँ पर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में तापमान की वृद्धि होने के कारण या तापमान में वृद्धि होने के कारण अल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः इस जलधारा के कारण 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर क्या होती है, भीषण जनधन की हानि भी होती है। ठीक है, और तापमान की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र के जो समुद्री जीव हैं उन समुद्री जीवों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से मछलियाँ क्या है, इससे अधिक प्रभावित होती है। समुद्री जलीय जीवों में विशेष रूप से मछलियाँ यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। और पेरू एवं चिली के तट पर मरी हुई मछलियों से पारिस्थितिक तंत्र भी क्या हो जाता है, अत्यधिक दुर्गंध युक्त हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर बदबू आने लगती है, तो पारिस्थितिक तंत्र भी एक दुर्गंध युक्त हो जाता है। ठीक है,
मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भयंकर वर्षा होती है। किसके कारण? इसी अल नीनो धारा के कारण से। मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर क्या होती है? भयंकर वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, पेरू और चिली के तट पर। इसी के प्रभाव से या अल नीनो के जलधारा के प्रभाव के कारण ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है, जिससे द्वितीय वाकर चक्कर का निर्माण नहीं हो पाता और हिंद महासागर की मानसूनी हवाएं, जो कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, उनको धकेलने वाला बल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून भी क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है, हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं को क्या कर देता है? ये धकेलने में कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण भारतीय मानसून भी क्या हो जाता है? इससे प्रभावित होता है और भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ अल नीनो के साथ दूसरी होती है धारा ला नीनो। ठीक है, ला नीनो। ला नीनो, ठीक है, ला नीनो ये क्या है? द्वितीय वाकर चक्कर के प्रभावशाली होने के कारण, द्वितीय वाकर चक्कर के प्रभावशाली होने के कारण पेरू की जो ठंडी जलधारा होती है वह क्या हो जाती है? बहुत ही ठंडी हो जाती है, अत्यधिक शीतल हो जाती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित रहता है। ठीक है, और उसके प्रभाव में आकर के प्रशांत महासागर में हवाएं तेज़ी से क्या करने लगती है? तीव्र गति से हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती है, जो कि मानसूनी हवाओं को तेज़ी से भारत की ओर क्या करती है? धकेलती है। ठीक है, और तेज़ी से धकेलने के कारण भारतीय मानसून सामान्य से अधिक तेज़ गति से बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा तेज़ से होने लगती है। तो ये अल नीनो और ला नीनो की घटना 4-5 वर्षों के अंतराल में कहाँ पर होती है? दक्षिण अमेरिका के तट पर, जो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है, वहीं पर अल नीनो जलधारा का निर्माण होता है। और अल नीनो धारा के कारण पेरू या चिली के तट पर क्या हो जाती है? बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। और यहीं क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका महाद्वीप के समीप क्या करते हैं? उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवने हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाने से द्वितीय वाकर चक्कर का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से हिंद महासागर की जो मानसूनी हवाएं हैं, अर्थात उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, वो क्या हो जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे भारतीय मानसून भी कमज़ोर हो जाता है। और अल नीनो के प्रभाव के कारण भारत में मानसून कमज़ोर होने पर उस समय वर्षा भी कम हो पाती है। जबकि जब ला नीनो की घटना होती है, द्वितीय वाकर चक्र प्रभावशाली होता है, ऐसी स्थिति में भारतीय मानसून भी क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है और तेज़ वर्षा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों यह थी भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। इसके बाद में अगला भारतीय मानसून के जो भारत के मानसूनी प्रदेश हैं, ठीक है, भारत के जो जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है, भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।